हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक में अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आइए जानते हैं हैलो अल्केन और हैलो एरीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हैलो अल्केन और हैलो एरीन का। अब बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, और तब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले आज की क्लास, आज का लेक्चर टोटल डिपेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट नंबर में यहां पे बात करते हैं स्टेट का। तो हैलो अल्केन और हैलो एरीन जो है, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। हैलो एरीन तो तीनों स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ लिक्विड और सॉलिड में पाया जाता है। लेकिन हैलो अल्केन जो है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं। आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले स्टेट का बात करते हैं। स्टेट, तो स्टेट में हम लोग जानेंगे कि हैलो अल्केन के बारे में जानेंगे। लोअर जो हैलो अल्केन है, लोअर हैलो अल्केन, तो लोअर हैलो अल्केन जनरली जो होता है ये गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट। लोअर अल्केन के बारे में पहले बात क्लियर कर दूं। नियरली 1 to 3 कार्बन एटम ज्यादातर इसमें ले जाते हैं। 1 to 3, एटलीस्ट 4 तक भी जा सकते हैं आप, तो 1 to 4 मान लीजिए लोअर हैलो अल्केन में, ठीक है। और हायर जो होते हैं, हायर हैलो अल्केन जो होते हैं, अल्केन्स कर दीजिए यहां पे। हायर हैलो अल्केन्स जो होंगे ये लिक्विड में भी होंगे एंड सॉलिड में भी होंगे। लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट दोनों में होंगे। क्योंकि मैं बात करूं तो ये 4 कार्बन तक लोअर मैंने बताया आपको। 4 से अगर आप अधिक जाते हो तो नियरली मान लो कि 10 तक लगभग लिक्विड होंगे या 12 तक लिक्विड होंगे, और उसके आगे जितना भी आप देखते हो टिल एंड तक टोटल आप सॉलिड में ही पाओगे। इसलिए डायरेक्ट लिखा गया यहाँ पे हायर हैलो अल्केन जो होगा या तो लिक्विड होगा या तो वो सॉलिड होगा, है ना। लिक्विड और सॉलिड में पाया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, कि जो हैलो एरीन है, हैलो एरीन, हैलो एरीन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H5Cl लेते हैं, ठीक है। यहां पे X ले सकते हैं। तो ये जो है कार्बन की संख्या इनकी 6 है। मैंने बताया ना कि लगभग यहां पे लोअर हैलो अल्केन, लोअर में कार्बन की संख्या 1 to 4, तो ये तो 6 है ना कार्बन की संख्या। इसके पास एरीन यानी कि बेंजीन के पास कार्बन की संख्या 6 है। तो या तो ये लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा। तो इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, इसके डेरिवेटिव्स, ये तो एक सेम होता है, ये बदलता नहीं है। बेंजीन जो है पूरे अपने एरीन कंपाउंड में पूरा इकलौता वारिस है, कौन? बेंजीन, C6H6। लेकिन इसका डेरिवेटिव तो होगा। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास बदल सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। तो ये लिक्विड में होंगे, ये लिक्विड में होंगे और सॉलिड में होंगे, ठीक है। हैलो एरीन्स लिक्विड में होंगे और सॉलिड में होंगे। तो ये हमारा हो गया स्टेट। स्टेट समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड नंबर में पढ़ेंगे इसके बारे में, कि सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं यहां पे कलर, ठीक है। कलर को पढ़ेंगे। तो कलर जो होता है इनका, ये कलरलेस होते हैं जनरली। तो जनरली जो मतलब अल्काइल हैलाइड होते हैं, अगर प्योर है तो वो कलरलेस होते हैं। तो मैं यहां बात बताऊं कि इन प्योर हैलो अल्केन, या डायरेक्ट लिखिए प्योर हैलो अल्केन, हैलो अल्केन्स आर कलरलेस। तो प्योर हैलो अल्केन क्या होता है?
कलरलेस होता है। लेकिन बट इसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड शो कलर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो लाइट के प्रेजेंस में कलर को शो करता है, ठीक है। बाकी आपका कोल्ड्रिन नहीं करता है। कोल्ड्रिन आप किसी भी लोअर हायर लो, कुछ भी लो, है ना, किसी भी दशा में वो हमेशा क्या होगा, कलरलेस होगा। लेकिन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड को लेते हैं तो ये भी कलरलेस हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कलर शो करना शुरू कर देते हैं। तो ये था कलर। आइए थर्ड नंबर में जानते हैं इनका ऑर्डर। ऑर्डर या इसको हम लोग स्मेल भी कहेंगे। तो जितने भी हैलो अल्केन्स हैं सभी स्वीट स्मेल को रखते हैं, ठीक है। स्वीट स्मेल समझ रहे हैं बात। आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो जो स्मेल आता है स्वीट स्मेल कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ऑल हैलो अल्केन्स आर स्वीट। आर मतलब है यहाँ पे, ऑल हैलो अल्केन्स हैव स्वीट स्मेल। सभी हैलो अल्केन्स के पास क्या होते हैं, स्वीट स्मेल होते हैं। बहुत मीठा महकेगा, आपको आनंद होगा। इसको प्लीजेंट स्मेल भी कहते हैं। प्लीजेंट यानी कि आनंददायक। परफ्यूम वगैरह लगाते हैं थोड़ा सा हमको ना आनंद आती है, तो उसको हम लोग स्वीट स्मेल कहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में हम लोग जानते हैं, इसमें फोर्थ नंबर में ऑर्डर स्मेल जानिए। अब हम लोग जानेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये समझते हैं। हैलो अल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोगों को जानना है। तो देखिए ये दोनों के दोनों जो है डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे हम लोगों को उसके मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो हम लेते हैं एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स में, जिससे कंपाउंड का निर्माण होता है, और एक लेते हैं मोलिकुलर फोर्सेस लेते हैं। यहां पे हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं ले रहे हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ले रहे हैं। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडर वाल फोर्सेस होते हैं। तो वांडर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, मैंने पहले बताया था। ये है आपका वांडर वाल फोर्स, ठीक है। इसमें जो मतलब अल्काइल हैलाइड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हैलो अल्केन या हैलोरिन, इसमें वांडर वाल फोर्स ही काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा, जब उसके पास FON फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और साथ में अटैच्ड हो हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम में हो और डायरेक्ट लिंक्ड हो किससे, हाइड्रोजन से, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहां पे अल्काइल हैलाइड है, इसमें तो सवाल नहीं पैदा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो पहले हटा दिए। दैट मीन्स यहां पे वांडर वाल फोर्स काम कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को वांडर वाल फोर्स को ध्यान देना है कि ये वीक होता है, पहली बात तो पहले दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन उसमें भी एक फोर्स ऐसा होता है वांडर वाल में जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से शुरू कम होता है। तो यहां बात करें कि कौन सा है, तो वो है डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें जो स्ट्रांग काम करता है वो है डाइपोल इंटरेक्शन। ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो हमारा जो अल्काइल हैलाइड
अल्काइड है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ही रखता है, क्योंकि आर बॉन्ड, मान लो कि यहाँ पे हम पूरा दिखाते हैं, अगर CH3 CH2 बॉन्ड क्लोरीन ये है, तो इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तब उत्पन्न होता है जब वो पोलर हो, और हमारा ये तो पोलर है, यहाँ पे तो ये क्लोरीन क्या है, माइनस है, और यहाँ पे कार्बन क्या होता है, प्लस होता है, तो ये तो क्या है, ये पोलर है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये पोलर है, और पोलर है तो क्या बनाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगा, तो इसके पास जो स्ट्रेंथ होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होगी। यहां तक तो बातें क्लियर है। तो इस पे डिपेंड करती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट और इसकी मेल्टिंग पॉइंट। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका तुलना करते हैं, कोई और एलिमेंट्स लेते हैं, इसी का पेरेंट एलिमेंट पेरेंट कंपाउंड्स लेते हैं। ये इसका पेरेंट कंपाउंड क्या होगा, इसका पेरेंट कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का अल्केन होगा। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। इसको मिटाते हैं, नोट करते रहेंगे आप लोग, साथ में नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा, साथ में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इतना फास्ट नहीं पढ़ाया जाता है, आप लोग आराम से नोट भी कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये मेल्टिंग पॉइंट जो है, और ये चौथा नंबर में हम ए नंबर आप शुरू करेंगे, फोर्थ नंबर में, ये तो मैंने बताया इसको नोट करना ही है, इसके बाद अब ए नंबर में, क्योंकि इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कई कंडीशन हम इसमें बताएंगे आप लोगों को। तो ए नंबर में हम तुलना लेंगे किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, यानी यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड और वर्सेस हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन अल्केन, चूंकि ये जो है ये पेरेंट है, इसको पेरेंट कहते हैं, पेरेंट्स कंपाउंड है ये। पेरेंट्स कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि अल्काइल हैलाइड इसी पेरेंट्स कंपाउंड से बना है। मान लो कि CH4 में Cl2 से रिएक्शन कराया गया, तभी तो CH3Cl बना है, तो ये CH3Cl का पेरेंट कौन हुआ, CH4 हुआ। तो पेरेंट जो नाम आएगा जहां भी, इसका पेरेंट तो इससे बना है, जिससे वो बना रहता है उसी को पेरेंट्स कहते हैं। तो चलिए मैं बात इसमें दोनों के बीच का डिस्कशन कर रहा है। यहां पे मैं बात करूं तो अल्काइल हैलाइड जो है ये क्या पोलर है, पहली बात पोलर हो गया फर्स्ट। सेकंड में एक और बात समझ लीजिए कि पोलर के साथ इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो भी है स्ट्रांग होता है, यानी कि ये कह सकते हैं इसको हम लोग कि पोलर के साथ इसके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, यानी R बॉन्ड X के पास पोलरिटी के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हुआ। लेकिन अब हम बात करेंगे अल्केन का, क्या अल्केन के पास ये है, नहीं, या तो ये पोलर भी नहीं है और ना ही ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पोलर नहीं है और ना ही ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, यानी अल्केन हमारा दोनों में से कोई नहीं है, ना तो ये पोलर है ना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये कंप्लीट हो गया कि द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन किसका, अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड कंपेयर टू अल्केन, ये ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ पे सीधी सी बात लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन देयर पेरेंट्स अल्केन, देयर पेरेंट्स अल्केन विथ, यहां पे एक चीज और जोड़ लें, विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये नहीं है कि इनका मॉलिक्यूलर मास बराबर नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास बराबर हो तब तुलना किया जा रहा है। अगर दोनों में तो अल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी कंपेयर टू अल्केन, क्योंकि इसमें ना तो ये पोलर है ना ही इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्काइल हैलाइड में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, मैं अब बात करूंगा सेकंड नंबर में।
बी नंबर में। ये तो हमने इसके बीच की तुलना ली और मैंने बताया। अब हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, है ना। सेम अल्काइल ग्रुप्स अगर हम लेते हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड में, तब उसकी क्या होगा, तो यहां तो सिर्फ डिपेंड करेगा हैलोजन ना, यानी हैलोजन की संख्या बढ़ेगी या हैलोजन का मासेस बढ़ेंगे तो इसका ये, मैं यहां पे एक और चीज बता दूं साथ में पहले कि ये कैसे होता है, तब मैं इसको डिटेल इसका कारण बताऊंगा। मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्काइल आयोडाइड का होगा, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड का, उससे कम अल्काइल क्लोराइड का। तो ऐसा क्यों होता है, मैं यही बता रहा था कि जैसे जैसे हैलोजन्स का, ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, जैसे जैसे हैलोजन्स का, देखिए क्लोरीन से ज्यादा साइज ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से ज्यादा साइज आयोडीन का है। साइज क्लियर हो गया। साइज क्यों बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम अगर पीरियड टेबल में बढ़ते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, उसका ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, क्लियर। लेकिन साथ में एक और चीज बढ़ रहा है, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है। क्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक वेट ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा एटॉमिक वेट आयोडीन का, तो हैलोजन का एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ उस सबका मोलिकुलर वेट भी बढ़ रहा है, इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रही है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे पहले ऐसे लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, और मैं यहां लिख सकता हूं ड्यू टू इंक्रीजेज द साइज एंड एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन एटम, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज द मोलिक्यूलर मास ऑफ हैलोजन कंपाउंड, एंड देन कमा दीजिए increases the van der Waals force, चूंकि वान डर वाल जो है एक पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ये पोलरिटी इस सब पे तो डिपेंड करता ही है, एक पॉइंट्स और है, वो है कि अगर मोलिकुलर मासेस बढ़ते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स बढ़ते हैं। तो ये वान डर वाल फोर्स जो है ना सरफेस एरिया पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वान डर वाल बढ़ेगा। एक बात कंफर्म कर लीजिए। तो ये सब आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी आते हैं, क्वेश्चंस हैं ये सब, कि एक्सप्लेन व्हाई द अल्काइल मिथाइल आयोडाइड या इथाइल आयोडाइड इज या हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। रीजन मैं लिखते जा रहा हूँ, यहाँ कारण बताते जा रहा हूँ, बिल्कुल इसको नोट्स तैयार कर लीजिए, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसी में सी नंबर में, ठीक है। ए में पढ़े आप लोग अल्काइल हैलाइड और अल्केन के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का संबंध, सेम अल्काइल ग्रुप्स में पढ़े। अब मैं आपको एक सी में एक और पॉइंट बताता हूं कि यहां पे जो मैं बात बताऊंगा ये वान डर वाल, एक मिनट, सी में हम लोग एक चीज देखते हैं, फॉर आइसोमेरिक हैलोजेंस, आइसोमेरिक हैलोजेंस को भी समझते हैं। क्या है आइसोमेरिक हैलोजन? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो हैलोजन है, मतलब 1 डिग्री कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है तो 1 डिग्री हैलोजन कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री हैलोजन कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री हैलोजन कहलाएंगे। तो आइसोमेरिक हैलोजेंस में मैं क्लियर कर दूं
कि ये जो है डिपेंड करता है उसके ब्रांच पे। ब्रांचेज बढ़ेंगे, सेम कार्बन, कार्बन सेम है, तो ब्रांचेज बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया घटेगा। ये मान लो कि ये दो स्केच को एक साथ ऐड कर दिया गया, तो इसकी सरफेस एरिया यहां से यहां तक काउंट की जाएगी पूरा। लेकिन अब इसको यहां से हटाकर इस पे ला दिया जाए ऐसे, तो अब इसकी सरफेस एरिया सिर्फ ये काउंट होगा। तो ब्रांचेज बढ़ेंगे, सरफेस एरिया घटेगा, तो वांडर वाल फोर्स भी घटेगा। इसलिए ब्रांचेज बढ़ेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेंगे। सिंपल सी बात है। तो यानी कि यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पे मैं कोई एक कार्बन लेता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। 1 डिग्री हाइलाइट, मैं यहां लिख देता हूं पहले, 1 डिग्री हाइलाइट का ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री हाइलाइट, और फिर कंपेयर टू 3 डिग्री हाइलाइट। मतलब कि जितना ज्यादा ब्रांचेज बढ़ेंगे उतना ज्यादा उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक ब्यूटेन को लेते हैं, ब्यूटेन नहीं, पेंटेन को लेते हैं, 5 कार्बन। तो यहां पे होगा 1 2 3 4 5, और यहां पे ले लेते हैं कोई भी कोल्ड्रिंक ले लेते हैं। इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू 1 2 3 4 5, और कोल्ड्रिंक हम इसमें से कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो कि कोल्ड्रिंक यहां लगा दिया, तो इसके तुलना में इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होगी। और उसके तुलना में जो हमारा ब्रांच ऐसे बनेगा, ये 4 कार्बन लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, 4 कार्बन लीजिए, तो अब ये 3 डिग्री कोल्ड्रिंक हो जाएगा, है ना। 4 कार्बन, इसको 5 कार्बन ले सकते थे हम, 5 कार्बन लेते तो ऐसे लेते हैं, 1 2 3 4 5 करते, तब यहाँ कोल्ड्रिंक होता है। तो 5 कार्बन ले सकते हैं, नॉर्मल आइसो नियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 कार्बन में सबसे मिनिमम कार्बन हमें उठाना था। 4 कार्बन में ये जो कोलाइड देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, उससे कम 2 डिग्री का होगा, उससे कम 3 डिग्री का होगा। चूंकि क्या कारण है, यहां मैं लिख भी देता हूं कारण क्या है इसका। कारण ये है कि यहां पे ड्यू टू increases the due to increases नहीं decreases due to decreases the surface area, due to decreases the surface area of isomeric halogens hence increases the van der Waals force, decreases the surface area, hence decreases the van der Waals फोर्स। ठीक है, तो वान डर वाल फोर्स डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, लिखना चाहते लिख लेंगे, सो डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करती है। तो ये आपको समझ में आ गया इसका 3 कंडीशन। चलिए अब हम लोग ये 4th नंबर में पढ़ रहे थे, और ये 3 कंडीशन हम लोग पढ़े इसका। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, इसमें उतार लिए आप लोग, मिटा दें। चलिए ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे इसमें 5वां नंबर। 5वां नंबर ये जानेंगे कि थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ये एरीन में, यानी कि 5th नंबर में हम दिखाएंगे फॉर हैलो एरीन में हम लोग जाएंगे। क्या हैलो एरीन में भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है? तो मैं सिर्फ हैलो एरीन का, मैं एक एरीन का बात नहीं कर रहा हूं, उसके डेरिवेटिव का बात कर रहा हूं। जैसे मैं बात करूं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो ये मैं अलग अलग बेंजीन ले रहा हूं, तो क्या होगा, अलग अलग हाइड्रोजन ले रहा हूं,
तो क्या ये डिफर करेगा, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसमें फॉर हेलो एरिन के लिए इसमें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट लिखिएगा। तो लिखेंगे इसमें कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोजेंस आइसोमेरिक हैलोजेंस are nearly same। तो आइसोमेरिक हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होता है, ये बात क्लियर हो गया। लेकिन मैं ये बॉइलिंग पॉइंट में ही बात करूं कि अल्काइल हैलाइड ये सब का, तो फिर वहां यहां पे वही कंडीशन आ जाता है कि C6H5 आयोडीन का ज्यादा होगा। C6H5 यहां मैं लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट में, मैं यहां लिखता हूं ये फॉर डिफरेंट हैलोजेंस। क्योंकि यहां पे तो बेंजीन है वो तो फिक्स रहेगा C6H5, तो हैलोजेंस को डिफरेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, C6H5 बॉन्ड आयोडीन ज्यादा होगा, C6H5 ब्रोमीन ज्यादा हो, ये उससे कम होगा, और C6H5 क्लोरीन उससे कम होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट यहां पे थोड़ा सा बदलती है। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोजेंस यहां भी हैलोजेंस आर लिखिए, बेटर रहेगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोजेंस आर डिफरेंट। क्या डिफरेंट होता है, मैं यहां लिख रहा हूं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाराहाइलो एरिन, या ऐसे कह सकते हैं पारा आइसोमर, डायरेक्ट लिखिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर इज more than compared to ortho and meta isomer। तो ये जो है इस पर पारा आइसोमर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कह रहा है कि ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। रीजन क्या है इसका, यहां पे हम लोग इसका रीजन जानेंगे। इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है इसको जानते हैं। ड्यू टू मतलब ये तब होता है, पहले बात समझ लीजिए, ऑर्थो मेटा पारा समझ रहे ना। तो बेंजीन रिंग में ये हम लोग पहले समझ रहे हैं कि ऑर्थो ये कहलाता है, मेटा ये कहलाता है, और पारा जो होता है ये कहलाता है। तो इसका ये कहना है कि ऑर्थो मेटा पारा में ये जो जैसे जैसे मतलब ये आपका इसकी पोजीशन चेंज होती है, वैसे वैसे क्या होता है ना, ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि पारा जो वाला है ये माना गया है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में है, और क्रिस्टल लैटिस का पूर्णतः नियम को पालन करता है। क्रिस्टल लैटिस के सारे नियम का ये पालन करते हुए कंप्लीट रूप में सॉलिड फॉर्म में है। जबकि बाकी जो अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होने के कारण ये लिक्विड फॉर्म में है, जिसके कारण इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है कंपेयर टू ऑर्थो एंड पारा। इसको इसी बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर मैं आगे दिखाऊंगा कि कितना का डिफर है। तो मैं लिख रहा था ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पारा आइसोमर दैट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पारा आइसोमर दैट फिट्स
that fits in crystal lattice, fits in crystal lattice better as compared to ortho and मेटा आइसोमर्स। तो यहां पे ये कह रहा है कि पारा आइसोमर्स जो है ये क्रिस्टल लैटिस के सारे नियम को पालन करता है और उसके नियम पर फिट बैठता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। और यही कारण है कि पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू बाकी। अब इसको मैं थोड़ा आप लोगों को यहां दिखाता हूं ये कैसे है, दोनों का फिगर से मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कितना का ये डिफर करता है। तो मैं यहां पे बनाता हूं ये एक ऑर्थोमेटा पारा, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं, ये हो गया हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये हो गया पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मेटा पारा। चलिए अब आइए जानते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हम लोग जानेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना होता है। तो मैंने कहा था कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट इनका देखते हैं लगभग कितना होता है और कितना कितना बराबर होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 453 और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये, इसको यहां से लेते हैं बेटर रहेगा। चलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है इन केल्विन है, केल्विन में लिया जा रहा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 453 केल्विन, 446 केल्विन, 448 केल्विन, 453 केल्विन, 446 केल्विन, 448 केल्विन लगभग बराबर है। लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी अंतर है। इन केल्विन, इसको भी केल्विन ले रहे हैं, इसमें काफी आपको डिफर मिलेगा। देखेंगे 256 केल्विन, 249 केल्विन, देखिए दोनों 200 में, 256 249, लेकिन इसका जो है 323 केल्विन होता है। अब देखिए अंतर पहले कितना का अंतर है। मेल्टिंग पॉइंट में ये देखिए इन दोनों का लगभग बराबर है, लेकिन ये जो पारा है वो काफी डिफर है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तीनों की बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है। तो ये कारण क्या है इसका, क्योंकि ये जो पारा है ये मोर स्टेबल होता है। हम लोग रिएक्शन में पढ़े हैं, रिएक्शन बनाते भी हैं। इसके पहले, इसके बाद जो आएगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बताऊंगे, इसमें आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो उसमें ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ही जुड़ते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो खास करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर वो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है तो ऑर्थो एंड पारा पे जुड़ते हैं। उसमें पारा वाला ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ऑर्थो। कारण क्या है? ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड फिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में वो ज्यादा बेटर फिट होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो ये बात समझ में आ गई। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर हायर देन ऑर्थो एंड ये मेटा आइसोमर्स। तो सेम टू सेम आपको यही वहां पे उतार देते हैं, उसमें कोई आपको चेंज नहीं करनी है। रीजन समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे इसके छठा नंबर रीजन में, यानी कि छठा नंबर यहां बता देते हैं, मेरे पास स्पेस है। छठा नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी, मासेस बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। दैट मीन्स मैं बात करूं कि आर बॉन्ड आई का ज्यादा होगा कंपेयर टू आर बॉन्ड
Br कंपेयर टू R1Cr, तो डेंसिटी तो ऐसे बढ़ेंगे, ये तो बात कंफर्म है। साथ में एक और चीज बता दें कि डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज मोर देन वाटर। तो जितने भी अल्काइल हैलाइड का डेंसिटी है वाटर से ज्यादा होती है, मास से ज्यादा है, ऐसे भी तो जो ज्यादा होता है इसका डेंसिटी, ठीक है। तो वाटर के तुलना में अल्काइल हैलाइड की डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब एक और चीज समझ लीजिए कि हैलोजन एटम डेंसिटी इसका बढ़ेगा कब, हैलोजन एटम्स बढ़ेंगे, मान लो कि यहाँ आयोडीन 1 है, 2 आयोडीन हो जाए तब बढ़ सकता है। तो डेंसिटी बढ़ने का क्या क्या रीजन है, यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए। डेंसिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी increases when increases the number of कार्बन एटम। अगर अल्काइल का कार्बन एटम बढ़ जाए, कार्बन एटम अब्लिक हैलोजन एटम, हैलोजन एटम, कार्बन एटम हैलोजन एटम बढ़ जाए, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हैलोजन एटम लिख देते हैं, एंड हैलोजन एटम। अगर ये बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा कि पहले तो डेंसिटी आयोडीन अगर सेपरेट मैं अल्काइल को सेम कर दूं, सेम अल्काइल कर दूं, तो आयोडीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू क्लोरीन। चलिए अब जानेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में एक यहां पे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप जानेंगे। अब 7 नंबर इनका है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी चूंकि यहाँ पे ज्यादातर जो है अल्काइल हैलाइड लिक्विड फॉर्म में है, तो हम लोग इसको मिक्सेबल भी वर्ड देते हैं, सॉल्युबिलिटी या मिक्सेबल। तो एक बात पहले हम लोग जानते हैं कि लाइक डिजर्व लाइक तो होता है, मैं आप बताऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले। ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि लाइक डिजर्व लाइक, जो जैसा होता है उसमें डिजर्व होता है। क्यों होता है ऐसे, पोलर अगर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजर्व होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिजल्व होगा। तो सॉल्वेंट की नेचर कैसी है और सॉल्यूट की नेचर कैसी है, ये दोनों बहुत मायने रखता है। यहां पे अल्काइल हैलाइड जो है ये क्या है, पोलर है। यहां पे अल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर है ना, ये क्या है, पोलर है। तो अल्काइल हैलाइड पोलर है, तो यानी कि इसको वाटर में तो घुलना चाहिए ना, बट अल्काइल हैलाइड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन ये वाटर में नहीं घुलता है। कारण क्या है, यही जानना हम लोगों को। ये क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में एक, कि अल्काइल हैलाइड डाउ पोलर, अल्काइल हैलाइड पोलर हैं, लेकिन कहता है कि दे आर इमिसिएबल इन वाटर, लेकिन वो वाटर में क्या इमिसिएबल है, पोलर है लेकिन वाटर में इमिसिएबल। इसका कारण बताइए, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले बात मैं आपको यहां बता दूं कि अल्काइल हैलाइड आर स्लाइटली सॉल्युबल या मिसिएबल लिख सकते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। तो अल्काइल हैलाइड स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है। क्या रीजन है, आइए समझते हैं। यानी कि इसका हम लोग यहां पे रीजन जानेंगे, क्या रीजन है कि ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो इसका रीजन ये है कि एक बात और समझ लीजिए, अल्काइल हैलाइड और वाटर, इन दोनों में हमको देखना है रिलेशन। चूंकि घुलने के लिए इन दोनों के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। तो अल्काइल हैलाइड ठीक है कि पोलर है, वाटर भी ठीक है कि पोलर है, ठीक है।
ये भी पोलर है, तो इतना ही काफी नहीं होता है कि वाटर में घुलने के लिए। ये तो एक सिंपल वे है, बता दिया जाता है डायरेक्ट, इतना ही काफी नहीं है वाटर को घुलने के लिए। वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ये तो पता है आप लोगों को। और अल्काइल हैलाइड जो है आपस में ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है ये। अब देखिएगा, इसको इसमें घुलने के लिए ये बॉन्ड को टूटना जरूरी है और इस बॉन्ड को टूटना जरूरी है। इन दोनों को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो चाहिए, या तो उस रिक्वायर्ड एनर्जी से हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए या तो हमें उसके बराबर एनर्जी चाहिए। एक बात है कि एनर्जी आएगा कहां से, एनर्जी बाहर से तो देंगे नहीं। एनर्जी तभी उत्पन्न होता है जब अल्काइल हैलाइड इस वाटर में डिजॉल्व होता है। जब अल्काइल हैलाइड को वाटर में जैसे डिजॉल्व करते हैं तो एक एनर्जी निकलती है यहां से, डेल्टा एच, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी निकलेगा पॉजिटिव में। तो ये एनर्जी जो निकलेगा, यही एनर्जी हमको चाहिए इन दोनों को तोड़ने के लिए। तो यहां से जो एनर्जी है, मैं इसको एनर्जी लिखता हूं, यहां से जो एनर्जी हमको चाहिए, यह एनर्जी इतना ज्यादा होना चाहिए कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ सके, और इतना भी ज्यादा होना चाहिए कि ये जो वांडर वाल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी टूट जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये जो एनर्जी दोनों के मिलने से पैदा होता है, यहां पे ये एनर्जी लेस एनर्जी होता है। क्या होता है ये? लेस एनर्जी होता है ये। तो ये लेस एनर्जी उत्पन्न होता है किसके तुलना में? कंपेयर टू ब्रेक द मोलिकुलर फोर्सेस, मोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। इन दोनों को तोड़ने में ये कब है ना, ये मतलब कम पड़ जाता है, ये सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, इसलिए ये टूटबे नहीं करेगा, और तो इसलिए इसमें ये घुलता भी नहीं है। अब यही रीजन हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में। तो आप लोगों को ये आंसर कैसे लिखना है, इसके लिए मैं डिटेल यहां लिख रहा हूं। इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर ये लिखेंगे आप लोग कि द एनर्जी प्रोड्यूस टू न्यू इंटरेक्शन, the energy produced to new interaction between alkyl halide and water is not sufficient to break the interaction of alkyl halide molecules and hydrogen bonding of water molecules, hydrogen bonding of water molecules। तो ये कंप्लीट एक रीजन हुआ इसका। द एनर्जी प्रोड्यूस टू न्यू इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल एंड वाटर इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द इंटरेक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है। यहां से जो हमें एनर्जी मिल रही है इसको हम एनर्जी ऑफ अल्काइल हैलाइड कहेंगे, और यहां से जो एनर्जी मिल रही है इसको हम एनर्जी ऑफ वाटर कहेंगे। तो हमारा ये जो एनर्जी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड वाटर दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ये जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ये लेस देन है किसका? एनर्जी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एनर्जी ऑफ वाटर। आगे बात समझ में?
ये उससे कम एनर्जी को रखता है और यही कारण है कि ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता और इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता है। इसकी ये जो इमिसिबल होता है इन वाटर में, पोलर होते हुए भी नहीं घुल पाता है। तो वाटर में घुलने के लिए इतना ही काफी नहीं है कि वो ये सिर्फ मतलब पोलर होना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोमोनिक बनाना चाहिए, इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक और चीज चाहिए जो कि इसकी एनर्जी को होता है, इसको सॉल्वेशन एनर्जी भी कहते हैं। मतलब ये दोनों को मिलाने से जो एनर्जी उत्पन्न होता है इसका नाम एक सॉल्वेशन एनर्जी भी होता है। तो ये सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू ये दोनों की एनर्जी जो उसको ब्रेक कर पाएगा। ये टूटेगा तभी नहीं इसमें आकर डिजॉल्व होगा, ये टूटबे नहीं करेगा तो डिजॉल्व कहां से होगा। बातें समझ में आ गई, पूरे फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो गया आप लोगों को अल्काइल हैलाइड और ये हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन का कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। तो अब आप लोगों का काम है फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट करना और उसको याद करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, तैयार रहिए उसके लिए। दैट्स ऑल।